मध्यकालीन भारत की नब्ज पकड़नी है तो सिर्फ किले और बादशाहों की कहानियां काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली भारत उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो गांव में धड़कती थी, कृषि व्यवस्था में। हाँ, और आज हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं। इग्नू के यूनिट 17 एग्रेरियन रिलेशंस नॉर्थ इंडिया, ये सल्तनत से मुगल काल तक उत्तर भारत के कृषि संबंधों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। और ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही अहम है। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री ऑप्शनल। ये सामाजिक आर्थिक इतिहास की बुनियाद है। राज्य कैसे बने, राजस्व कैसे वसूला गया, किसानों की जिंदगी कैसी थी, सब इसी से जुड़ा है। तो आज की इस चर्चा का मकसद एकदम साफ है। हम इस यूनिट के हर पहलू को, हर बारीकी को समझेंगे। जमींदार, अलग अलग तरह के किसान, उनके आपसी रिश्ते, शक्ति के समीकरण, कर्ज के जाल और हाँ, किसानों का प्रतिरोध भी। जी हाँ, कोई संक्षिप्तीकरण नहीं, सिर्फ गहरी समझ। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 17.2 से, दिल्ली सल्तनत के दौर की कृषि संरचना से। हाँ, दिल्ली सल्तनत मतलब 1200 एडी के बाद जब तुर्क अफगान शासक आए, उससे पहले क्या स्थिति थी संक्षेप में? देखिए, 1200 ईस्वी से पहले भी स्थानीय स्तर पर शासक थे। जमीन पर नियंत्रण रखने वाले अभिजात वर्ग थे। राजा, राणक, राउत जैसे नाम मिलते हैं। अच्छा। जब गोरी आक्रमण हुआ और सल्तनत की नींव पड़ी, तो शुरू में इन्हीं स्थानीय सरदारों से भू राजस्व, जिसे खराज कहते थे, वसूला गया। मतलब जो हार गए उनसे टैक्स लिया। ये तो मतलब एक तरह से पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखने जैसा हुआ। हाँ, शुरू में। लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी आए और उन्होंने जो किया वो काफी क्रांतिकारी था। खिलजी के सुधार, हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। क्या खास था उनमें कृषि के लिहाज से? सबसे बड़ा बदलाव था प्रत्यक्ष मूल्यांकन। मतलब राज्य सीधे जमीन का आकलन करेगा कि कितनी उपज हो सकती है और उसी हिसाब से राजस्व तय होगा। बीच के लोगों पर निर्भरता कम करने की कोशिश। बीच के लोग मतलब ये मुकद्दम और चौधरी? बिल्कुल। मुकद्दम यानी गांव का मुखिया, और चौधरी जो शायद कई गांवों का प्रमुख होता था। अलाउद्दीन ने इनके परकतरे, इनकी जो टैक्स फ्री जमीनें थीं, वो छीन ली। जो विशेषाधिकार थे वो खत्म कर दिए। अच्छा, मतलब उनकी शक्ति कम कर दी गई। हाँ, और उन पर टैक्स भी ज्यादा लगाया। एक घटना का जिक्र आता है रानामल भट्टी का। खिलजी ने अधीनस्थ अभिजात वर्ग पर काफी भारी बोझ डाला था। तो ये तो मध्यस्थों के लिए मुश्किल दौर रहा होगा। यकीनन। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाद के सुल्तानों ने इस नीति में कुछ नरमी बरती। जैसे गियासुद्दीन तुगलक ने, उन्होंने महसूस किया कि शायद खिलजी कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया? रियायतें दी। हाँ, कुछ रियायतें वापस दी। और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में तो इन मध्यस्थों को और भी छूट मिली। मतलब राज्य को भी शायद ये एहसास हुआ कि इन मध्यस्थों के बिना काम चलाना मुश्किल है। तो ये मध्यस्थ बने रहे। हाँ, और यहीं से शायद जमींदार शब्द का प्रयोग भी बढ़ने लगा। जी। खोत, मुकद्दम, चौधरी जैसे शब्द तो थे ही, धीरे धीरे जमींदार शब्द ज्यादा आम होने लगा, जो मोटे तौर पर भूमि पर अधिकार रखने वाले या राजस्व वसूलने वाले मध्यस्थ वर्ग को दर्शाता था। इब्न बतूता ने भी तो किसी सदी का जिक्र किया है। हाँ, इब्न बतूता 100 गांव के प्रमुख को सदी कहते हैं, और इरफान हबीब साहब ने 84 का जिक्र किया है, 84 गांवों का समूह। ये सब दिखाता है कि ग्रामीण स्तर पर मध्यस्थों की एक पूरी हायरार्की मौजूद थी। और किसानों की क्या स्थिति थी सल्तनत काल में? 17.2.1। क्या सब किसान एक जैसे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत खेती पर आधारित थी, पर किसान समाज समरूप नहीं था। एक तरफ खोत और मुकद्दम जैसे ज्यादा प्रभावशाली, शायद बड़े किसान थे। ऊंचा वर्ग कह सकते हैं इन्हें। हाँ, ग्रामीण समाज का ऊंचा तबका। और दूसरी तरफ बल्लाहार जैसे किसान थे, जो शायद निम्न वर्ग के खेतीहर थे। बर्नी जैसे इतिहासकार बताते हैं कि गांव के भीतर भी शोषण था। मतलब ये खोत, मुकद्दम आम किसानों का शोषण करते थे। जमीन पर मालिकाना हक का क्या? किसानों का अपनी जमीन पर अधिकार था? इसके साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं हैं। गांव एक प्रशासनिक इकाई जरूर था, लेकिन किसानों के व्यक्तिगत मालिकाना हक पर जोर कम मिलता है। हाँ, गांव का एक रिकॉर्ड कीपर होता था, पटवारी। ये सरकारी अधिकारी था? नहीं, उस समय पटवारी एक तरह से अनौपचारिक रिकॉर्ड कीपर था, जो गांव के हिसाब किताब रखता था, सरकारी मुलाजिम नहीं। तो कुल मिलाकर सल्तनत काल में एक जटिल ग्रामीण समाज उभर रहा था, जिसमें राज्य, मध्यस्थ और अलग अलग दर्जे के किसान शामिल थे। बिल्कुल। और ये मध्यस्थ खोत, मुकद्दम, चौधरी अपनी शक्ति बनाए रखने में काफी हद तक कामयाब रहे, खिलजी के दबाव के बावजूद। चलिए अब मुगल काल की तरफ बढ़ते हैं। 17.3
इरफान हबीब मुगल राज्य को एक केंद्रीकृत सरप्लस एक्सट्रैक्शन मशीनरी कहते हैं। यहाँ जमींदारों की भूमिका कैसे और विकसित हुई? मुगल काल में कृषि व्यवस्था और भी व्यवस्थित हुई। हाँ, मनसबदार और जागीरदार तो थे ही, जो राज्य के बड़े अधिकारी थे और जिन्हें वेतन के बदले राजस्व वसूलने का अधिकार, जागीर मिलता था। लेकिन ये जागीरें तो ट्रांसफरेबल होती थी, है ना? बिल्कुल। जागीरदारों का अधिकार स्थायी नहीं था, उनका तबादला होता रहता था। लेकिन जमींदारों के साथ ऐसा नहीं था। जमींदारों के अधिकार ज्यादातर पुश्तैनी और स्थायी होते थे। वो जमीन से जुड़े थे। तो वो राजस्व वसूली में एक स्थायी कड़ी बन गए। हाँ, वे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण थे। राज्य उन पर बहुत हद तक निर्भर था। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जमींदार कोई एक मोनोलिथिक, मतलब एक जैसा समूह नहीं था। उनमें भी बहुत विविधता थी। जबरदस्त विविधता। सामाजिक रूप से ये बहुत विषम समूह था। प्रोफेसर नूरुल हसन ने इन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा है समझने के लिए। हाँ, बताइए जरा इनके बारे में। पहली श्रेणी थी स्वायत्त सरदारों, ऑटोनोमस चीफ्टन्स की। ये बड़े राजा या सरदार थे जो अंदरूनी मामलों में लगभग आजाद थे, बस मुगल बादशाह को नजराना देते थे या सैनिक सहायता। जैसे राजपूत राजा? हाँ, कई राजपूत राजा इसी श्रेणी में आते थे। दूसरी श्रेणी थी मध्यस्थ जमींदारों, इंटरमीडिएरी जमींदार्स की। ये वो थे जो प्राथमिक जमींदारों और राज्य के बीच कड़ी का काम करते थे, राजस्व इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाते थे। चौधरी, देशमुख जैसे लोग इसमें आते थे। और तीसरी श्रेणी थी प्राथमिक जमींदारों की। ये असल में जमीन के मालिक थे या गांव के स्तर पर जिनका सीधा नियंत्रण था। यही असल में किसानों से सीधा जुड़ाव रखते थे। तो जमींदार मतलब सिर्फ टैक्स कलेक्टर नहीं, बल्कि शक्ति का एक केंद्र भी थे। बिल्कुल। उनकी शक्ति का आधार था भूमि पर नियंत्रण, जातिगत पकड़ और उनकी सैनिक क्षमता। उनके पास अपनी छोटी बड़ी सेनाएं होती थी, किले होते थे। आंकड़े क्या कहते हैं? बाबरनामा और आईने अकबरी का आपने जिक्र किया था। हाँ, उनमें दिए गए आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। ये दिखाते हैं कि जमींदारों के पास कुल मिलाकर लाखों की संख्या में सैनिक और घुड़सवार थे। सोचिए, करीब 44 लाख। बाप रे, 44 लाख! ये तो मुगल सेना के बराबर या उससे ज्यादा हो गई। हाँ, ये आंकड़ा शायद कुछ बड़ा चढ़ाकर हो, लेकिन ये उनकी सैन्य ताकत का अंदाजा जरूर देता है। वो केंद्रीय सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते थे। तो मुगलों की नीति क्या थी इन जमींदारों को लेकर? उन्हें दबाना या साथ मिलाना? दोनों। मुगल होशियार थे। उन्होंने जमींदारों की ताकत को पहचाना और उन्हें पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उन्हें व्यवस्था में एकीकृत करने, इंटीग्रेट करने की कोशिश की। कैसे? उन्हें मनसब दिए गए, उन्हें जागीरें दी गईं। खासकर जो शक्तिशाली थे, जैसे राजपूत, बलूच, घक्कर सरदार, उन्हें मुगल अभिजात वर्ग में शामिल किया गया। उन्हें राजस्व वसूली के काम में लगाया गया। तो ये एक तरह का समझौता था। हाँ, एक तरह का समझौता। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं था। जमींदारों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। राज्य और जमींदारों के बीच और खुद जमींदारों के आपस में भी लगातार संघर्ष चलता रहता था। मुद्दा वही था, अधिशेष का बंटवारा। और किसानों के साथ जमींदारों का रिश्ता, क्या वो सिर्फ शोषक थे? देखिए, रिश्ता बड़ा जटिल था। एक तरफ जमींदार निश्चित रूप से किसानों का शोषण करते थे। वो राजस्व का अपना हिस्सा लेते थे, जिसे मलिकाना कहते थे। मलिकाना, ये कितना होता था? ये आमतौर पर कुल राजस्व का 10% के आसपास होता था। इसके अलावा वो कई और शुल्क भी वसूलते थे, शादी ब्याह पर, त्योहारों पर, नई फसल पर। बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करवाना भी आम था। और उन्हें कुछ खास रियायतें भी मिलती थीं। हाँ, उन्हें अक्सर रियायती दरों पर जमीन मिलती थी, जिसे नानकर कहते थे। एक अनुमान के मुताबिक ये कुल जमीन का लगभग 9% तक हो सकता था। उन्हें गांव के आम खर्चों से भी छूट मिलती थी। मतलब काफी फायदे थे जमींदार होने के। बिल्कुल। उनकी सामाजिक हैसियत भी ऊंची थी। वो पालकी डोली में चल सकते थे, जो एक विशेषाधिकार माना जाता था। नई बस्तियां बसाने, नई जातियों को लाने में भी उनकी भूमिका होती थी, जिसमें कई बार जोर जबरदस्ती भी शामिल होती थी। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि रिश्ता सिर्फ शोषण का नहीं था। हाँ, क्योंकि कई बार जमींदार और किसान एक ही जाति या कबीले के होते थे। उनमें पारंपरिक वफादारी के रिश्ते होते थे, जैसे जाट या गुर्जर जमींदारों और किसानों के बीच। तो ये रिश्तेदारी काम आती थी। हाँ, खासकर जब राज्य का राजस्व दबाव बहुत बढ़ जाता था, तब किसान अक्सर अपने ही जमींदार के नेतृत्व में होने वाले विद्रोहों में शामिल हो जाते थे। अच्छा, मतलब किसान जमींदारों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ लड़ते थे। क्यों? कई कारण थे। एक तो बढ़ता हुआ राजस्व का बोझ, दूसरा साझा जाति या पारंपरिक बंधन, तीसरा किसान जमींदारों की सेनाओं का हिस्सा भी होते थे, और चौथा
शायद उन्हें लगता था कि जमींदार के जीतने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। ये तो बड़ा विरोधाभासी रिश्ता है। बिल्कुल। इरफान हबीब इसे एक असमान संघर्ष कहते हैं, लेकिन कभी-कभी इलाजे गैर मुतवक्का यानी अप्रत्याशित सुलह भी हो जाती थी। और 17वीं सदी तक आते आते जमींदार शब्द उत्पीड़न का पर्याय कैसे बन गया? क्योंकि मुगल व्यवस्था का दबाव बढ़ रहा था, राजस्व की मांग बढ़ रही थी, इससे जमींदार किसानों से ज्यादा निचोड़ने लगे। जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा। मुगल राज्यों ने पूरी तरह नियंत्रित या वर्गीकृत भी नहीं कर पाया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तो क्या ये जमींदार विद्रोह मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बने? हाँ, कई इतिहासकार जैसे J.F. रिचर्ड्स और इरफान हबीब मानते हैं कि बढ़ता राजस्व दबाव इन विद्रोहों का मुख्य कारण था। नूरुल हसन साहब का तर्क है कि राज्य, जमींदारों और किसानों के हितों का टकराव इतना बढ़ गया कि व्यवस्था चरमराने लगी और इसने मुगल पतन में भूमिका निभाई। ये तो जमींदारों की कहानी हुई। अब जरा किसानों के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। 17 किसान स्तरीकरण। क्या गांव में सब किसान बराबर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव की आबादी बहुत जटिल थी। जमींदार तो थे ही, फिर मुकद्दम, मुखिया, चौधरी, कानूनगो जैसे ग्रामीण अभिजात वर्ग के लोग थे। और फिर आम किसान? हाँ, जिन्हें मोटे तौर पर रैयत या आसामी कहा जाता था। लेकिन ये रैयत भी एक जैसे नहीं थे। इनमें कई श्रेणियां थी जिनके लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते थे। खुदाई कश्त, पाही कश्त, मुजारा, हली, ये नाम बार बार आएंगे, इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। खुदाई कश्त, पाही कश्त, मुजारा, हली, ठीक है। और कारीगर या सेवक भी तो होते थे। हाँ, कारू यानी कारीगर और सेवक, जो खेती से सीधे नहीं जुड़े थे पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। और इन सब में जाति की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जाति की भूमिका कैसे? पूर्वी राजस्थान के दस्तावेजों से पता चलता है कि कई गांव में कुछ खास जातियों का दबदबा था, जैसे जाट या मीणा। कुछ गांव एक ही जाति के थे, कुछ मिश्रित जाति वाले। अक्सर जो प्रमुख जातियां थीं, उनके पास संसाधन भी ज्यादा होते थे। तो मालिक, किसान और काश्तकार, किसान में क्या फर्क था? ये खुदाई कश्त और पाही कश्त कौन थे? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। खुदाई कश्त वो किसान थे जो उसी गांव के स्थायी निवासी थे और अपनी जमीन पर उनका पुश्तैनी अधिकार होता था, एक तरह से ओनर कल्टीवेटर्स। उन्हें क्या विशेषाधिकार मिलते थे? उन्हें गांव के आम संसाधनों जैसे चारागाह पर अधिकार होता था, कुछ करों में रियायत मिलती थी, वे अपनी जमीन बेच या गिरवी रख सकते थे। अक्सर ये ऊंची जातियों के होते थे। और पाही कश्त? पाही कश्त वो किसान थे जो दूसरे गांव से आकर खेती करते थे, मतलब प्रवासी काश्तकार। वो क्यों आते थे? कई कारण हो सकते थे। अपने गांव में अकाल पड़ गया हो, या जमींदार या अधिकारी का उत्पीड़न ज्यादा हो, या फिर किसी दूसरे गांव में उन्हें बेहतर शर्तें मिल रही हों, जैसे कम लगान पर जमीन। तो उनकी स्थिति खुदाई कश्त से अलग थी? हाँ, अलग थी। शुरू में उन्हें अक्सर रियायती दरें दी जाती थीं ताकि वो नई या खाली पड़ी जमीन को आबाद करें, लेकिन उनके अधिकार खुदाई किश्त जैसे मजबूत और स्थायी नहीं होते थे। और मुजारियन, ये कौन थे? मुजारियन भी काश्तकार थे, लेकिन ये आम तौर पर दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, जैसे खुदाई किश्त की जमीन पर, या जमींदार की, या गांव के मुखिया की। इनकी स्थिति खुदाई किश्त से कमजोर थी। मतलब इनके पास अपनी जमीन नहीं थी? ज्यादातर नहीं, या फिर बहुत कम। इनका जमीन पर अधिकार इस बात पर निर्भर करता था कि जमीन का मालिक इन्हें कब तक रखना चाहता है। हालांकि अगर वो किसी खाली पड़ी खुदाई किश्त की जमीन पर खेती करते थे तो उन्हें पट्टा मिलता था जिसमें शर्तें लिखी होती थी। और फिर बटाईदार और खेतिहर मजदूर भी थे? हाँ, बटाईदार, वह हली मजदूर का भी जिक्र आता है। वो थे जिनके पास खेती के लिए अपने संसाधन जैसे हल, बैल नहीं होते थे। वो दूसरों की जमीन पर फसल में हिस्से के आधार पर खेती करते थे। और सबसे नीचे? सबसे नीचे थे भूमिहीन खेतीहर मजदूर, मजूरान, और गांव के सेवक, कमीन। इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी, ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजारा करते थे। तो ये साफ है कि गांव के अंदर जबरदस्त आर्थिक असमानता थी। बिल्कुल, पूर्वी राजस्थान के गांव के अध्ययन से ये साफ पता चलता है। तालिका 3 में कुछ गांव जैसे सालूनो, सागोद, बरोद के उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि एक ही गांव में किसानों के पास जमीन की मात्रा में कितना ज्यादा फर्क था। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन, किसी के पास नाम मात्र की। और हल का स्वामित्व, क्या वो भी एक सूचक था? हाँ, हल और बैल आर्थिक स्थिति का एक बड़ा पैमाना थे। जिसके पास जितने ज्यादा हल बैल, वो उतना ही संपन्न किसान।
फिर से पूर्वी राजस्थान के उदाहरण जैसे झोलपा, धुलिया गांव दिखाते हैं कि कुछ किसानों, खासकर ऊंची जातियों जैसे राजपूतों के पास ज्यादा हल केंद्रित थे। पर क्या हमेशा ऊंची जाति मतलब ज्यादा संसाधन? जरूरी नहीं, पर एक प्रवृत्ति जरूर दिखती है। धन हमेशा सीधे सीधे जाति की स्थिति से नहीं जुड़ा था, लेकिन ऊंची जातियों के पास संसाधनों के केंद्रित होने की संभावना ज्यादा थी। ये असमानता बहुत गहरी थी। तो अब शक्ति की बात करते हैं। इस जटिल ग्रामीण दुनिया में शक्ति कहाँ से आती थी? सिर्फ जमीन से? जमीन निश्चित रूप से शक्ति का एक बड़ा स्रोत थी। जिसके पास ज्यादा और बेहतर कृषि योग्य भूमि थी वो शक्तिशाली था। लेकिन सिर्फ जमीन ही नहीं। और क्या था? संसाधन, हल, बैल, सिंचाई के साधन। जिसके पास ये ज्यादा थे वो दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बना सकता था। राज्य किसे मान्यता देता है ये भी शक्ति देता था। और जाति? जाति का रोल बहुत जटिल था। कर्मकांडीय पवित्रता या ऊंचा दर्जा हमेशा आर्थिक या राजनीतिक शक्ति के बराबर नहीं होता था। पर हाँ, अक्सर ऊंची जातियों के लोग ज्यादा शक्तिशाली होते थे। उनके पास कुछ जातिगत अधिकार होते थे। उन्हें लगान में रियायतें मिल सकती थीं। निम्न जातियां अक्सर शक्तिहीन थीं। तो एक पदानुक्रम था, खुदाई कष्ट, फिर पाही, फिर हली, फिर सेवक। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा पदानुक्रम दिखता है। लेकिन ध्यान रहे, जाति ही एकमात्र आधार नहीं थी। और पैसा, धन की क्या भूमिका थी? धन का प्रभाव बढ़ रहा था, खासकर मुगल काल में। जिसके पास पैसा था वो जमीन खरीद सकता था, पद खरीद सकता था, कर्ज देकर दूसरों को अपने नियंत्रण में ला सकता था। साहूकारों की शक्ति? हाँ, साहूकारों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। पैसा सरकारी पद हासिल करने में, इजारा यानी राजस्व ठेके लेने में मदद करता था। पैसे वाले लोग पारंपरिक ग्रामीण नेताओं को चुनौती देने लगे थे। तो मतलब पैसा पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को बदल रहा था। बिल्कुल, ये तीव्र शोषण का जरिया भी बन रहा था। किसान और जमींदार दोनों ही कर्ज के बोझ तले दब सकते थे, और जिसके पास पैसा था वो संसाधन जमा करता जा रहा था। चलिए अब किसानों की श्रेणियों पर और विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले खुदाई कष्ट, इनके बारे में और क्या जानना जरूरी है? जैसा हमने कहा, ये गांव के स्थायी निवासी थे जिनके पास पुश्तैनी अधिभोग अधिकार थे। ये अधिकार इतने मजबूत थे कि वो जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। तो ये लगभग मालिक ही हो गए। हाँ, एक तरह से। इन्हें करों में कुछ रियायतें भी मिलती थीं, और गांव के साझा संसाधनों जैसे जंगल, चारागाह, तालाब पर इनके अधिकार होते थे। अक्सर ये ऊंची जातियों से होते थे। खेती कौन करता था इनकी जमीन पर? क्या ये खुद हल चलाते थे? कुछ खुद चलाते होंगे, खासकर छोटे खुदाई काश्त। लेकिन बड़े खुदाई काश्त अक्सर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दूसरों को खेती के लिए देते थे। मुजारियन को या फिर खेतीहर मजदूरों, हली मजूर से काम करवाते थे। इसमें महिलाओं और किराए के श्रम की भी भूमिका थी। हल और बैल होना इनके लिए बहुत जरूरी था। क्या राज्य इनके अधिकारों में दखल देता था? मुगल प्रशासन कई बार रयत यानी किसान की स्थिति को बदलने में हेरफेर कर सकता था। मतलब किसी को खुदाई कष्ट मानना या ना मानना, इसमें राज्य की मर्जी भी चलती थी। आधिकारिक मान्यता जरूरी थी। धीरे धीरे इन किसानों ने अपने अधिकारों का दावा और मजबूती से करना शुरू किया। गांव के विकास में इनकी क्या भूमिका थी? ये गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। नई जमीन को खेती लायक बनाने, कुएं खुदवाने आदि में इनकी भूमिका होती थी। लेकिन ये भी कर्ज के जाल में फंस सकते थे। कर्ज न चुका पाने पर इनकी जमीन साहूकार या किसी और अमीर किसान के पास जा सकती थी। तो इनकी स्थिति भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पूंजी की जरूरत इन्हें भी थी। राज्य की नीतियां जैसे राजस्व की मांग इनकी स्थिति पर सीधा असर डालती थी। हाँ, राज्य कई बार इन्हें समर्थन भी देता था ताकि खेती चलती रहे। अब बात करते हैं पाही कष्ट की। 17.6 ये प्रवासी किसान, इनके बारे में और विस्तार से बताइए। हाँ, पाही कष्ट दूसरे गांवों से आते थे। हमने कारणों की बात की, अकाल, उत्पीड़न या बेहतर शर्तों की तलाश। जैसे औरंगाबाद के दस्तावेजों में जिक्र है कि अकाल और अधिकारियों के जुल्म के कारण किसान गांव छोड़कर जा रहे थे और उन्हें वापस लाने के लिए रियायतें दी जा रही थीं। तो ये कहाँ जाते थे? जहां उन्हें उम्मीद होती थी कि कम लगान देना पड़ेगा या नई जमीन मिल जाएगी। राज्य भी चाहता था कि खाली पड़ी जमीनें आबाद हों, इसलिए वो पाही कष्ट को आकर्षित करने के लिए शुरू में कम दरें रखता था। क्या सभी पाही कष्ट एक जैसे थे? नहीं, उनमें भी फर्क था। उनकी शर्तें इस बात पर निर्भर करती थीं कि वो कितनी अवधि के लिए आए हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके पास अपनी पूंजी या हल बैल हैं या नहीं। तो कुछ पाही अमीर भी हो सकते थे? हाँ, जरूरी नहीं कि पाही कास्ट हमेशा गरीब ही हों। कई बार वो ऊंची जातियों के भी होते थे जिनके पास संसाधन होते थे, पर वो किसी वजह से अपना गांव छोड़कर आए होते थे। क्या ये स्थायी रूप से बस जाते थे? कुछ अस्थायी रूप से आते थे,
कुछ मौसमों के लिए और कुछ स्थायी रूप से वहीं बस जाते थे। जो स्थायी रूप से बस जाते थे उनके अधिकार धीरे धीरे मजबूत हो सकते थे। दक्कन के परगना मालारना में ऐसे पाही काश्तकारों का जिक्र मिलता है। कुछ इलाकों में इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, जैसे गुजरात के वडनगर में कुछ गांवों में 15% तक किसान पाही थे। हम अब आते हैं मुजारियन पर 17.6.3। ये काश्तकार, इनकी स्थिति खुदाई कश्त और पाही से कैसी अलग थी? मुजारियन की स्थिति ज्यादा नाजुक थी। इनके पास आमतौर पर अपनी जमीन नहीं होती थी या बहुत कम होती थी। ये दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, खुदाई कश्त की, जमींदार की, मुकद्दम की या मददे माश यानी राज्य से अनुदान में मिली जमीन पर। तो इनका जमीन पर अधिकार कैसा था? इनका अधिकार जमीन के मालिक की मर्जी पर निर्भर था। मालिक जब चाहे इन्हें हटा सकता था। अगर ये खाली पड़ी, खुदाई कश्त, जमीन पट्टा लेकर जोतते थे तो शर्तें पट्टे में लिखी होती थी। अगर ये राज्य की जमीन, पोलेज वगैरह पर खेती करते थे तो अवधि निश्चित हो सकती थी और राजस्व का हिस्सा जमीन की किस्म पर निर्भर करता था। क्या राज्य इन्हें भी बसाने की कोशिश करता था? हाँ, खासकर जो मददे माश धारक थे, जिन्हें राज्य से जमीन मिली थी, वो चाहते थे कि उनकी जमीन पर खेती हो, तो वो मुजारिन को आकर्षित करने की कोशिश करते थे। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? ज्यादातर खराब। ये अक्सर कर्ज में डूबे रहते थे। इनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे कि खेती में निवेश कर सकें, जैसे बेहतर बीज या उपकरण खरीद सकें। उपज का एक बड़ा हिस्सा, कभी-कभी 50-60% तक जमीन के मालिक को देना पड़ता था। इनकी स्थिति बहुत असुरक्षित थी। इसके बाद आते हैं बटाईदार, शेयर क्रॉपर्स। 17.6.4। ये मुजारियन से कैसे अलग थे? बटाईदारों के पास तो खेती के बुनियादी संसाधन भी नहीं होते थे, खासकर हल और बैल। ये पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थे। तो ये खेती कैसे करते थे? एक व्यवस्था होती थी साझा की। इसमें एक पक्ष, जैसे जमींदार या अमीर किसान, जमीन और शायद कुछ संसाधन देता था और दूसरा पक्ष, बटाईदार, अपना श्रम लगाता था। फसल का बंटवारा होता था। इसमें लागत कौन उठाता था? ज्यादातर लागत, जैसे बीज वगैरह, बटाईदार, साझादार को ही उठानी पड़ती थी। और कई बार जमीन का आकलन भी उनके लिए अलग होता था, मतलब उन्हें ज्यादा हिस्सा देना पड़ता था। जो छूटें, मलबा, बकाया वगैरह दूसरों को मिलती थी, वो शायद उन्हें नहीं मिलती थी। मतलब इनकी स्थिति और भी खराब थी। हाँ, ये ग्रामीण समाज के सबसे निचले कृषि समूहों में से थे। और फिर थे कृषि मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, 17.6.5, भूमिहीन। बिल्कुल, ये वो लोग थे जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। ये दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते थे। इनमें से कई निम्न जातियों के होते थे जिन्हें जमीन रखने का अधिकार ही नहीं था। क्या ये हमेशा मजदूरी रहते थे? इनमें पूर्णकालिक मजदूर, हली भी थे और अंशकालिक मजूर भी। कुछ कारीगर या सेवक जातियां भी जरूरत पड़ने पर खेतीहर मजदूरी करती थीं, जैसे लोहार, नाई, कुम्हार, तेली, महार, बलाही। क्या महिलाएं भी मजदूरी करती थीं? हाँ, महिला हली का भी जिक्र मिलता है, लेकिन उन्हें अक्सर पुरुषों से कम मजदूरी मिलती थी। भगावो और उमाहेरी गांव के उदाहरण ये दिखाते हैं। इन्हें मजदूरी कैसे मिलती थी? नकद या अनाज? दोनों तरह से। कभी-कभी उन्हें मजदूरी के बदले खेती के लिए जमीन का छोटा टुकड़ा, गांव का हली, मिल जाता था। ज्यादातर उन्हें उपज का एक छोटा हिस्सा, शायद 0.5 से 1% मिलता था। जाति का कितना बड़ा रोल था यहाँ? जाति का बहुत बड़ा रोल था। कई जातियां पारंपरिक रूप से कृषि मजदूरी से जुड़ी थीं, जैसे चमार, कोली आदि। हालांकि कुछ कृषक जातियों के गरीब लोग भी मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते थे। गांव में श्रम का विभाजन जाति आधारित पसायता ढांचे जैसा था। और आखिर में कमीन, द कैमिन्स, 17.6.6। ये कौन थे? कमीन सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे माने जाते थे। ये गांव के सेवक थे जो कृषि से सीधे जुड़े नहीं थे, पर गांव समुदाय की जरूरतें पूरी करते थे। जैसे चमड़े का काम करने वाले, मरे हुए जानवर उठाने वाले, बलाई थोरी और दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले। ये पावनी व्यवस्था का हिस्सा थे और इनसे अक्सर बेगार यानी मुफ्त सेवा ली जाती थी। क्या ये खेती से बिल्कुल अलग थे? ज्यादातर हाँ, लेकिन व्यस्त मौसम में, जैसे कटाई या बुआई के समय, इनसे खेतों में मजदूरी भी करवाई जाती थी। इरफान हबीब मानते थे कि इन पर खेती करने पर जातिगत पाबंदी थी, लेकिन कुछ साक्ष्य बताते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं था। तो क्या इन्हें कुछ मिलता नहीं था? इनकी जरूरत गांव को थी, खासकर खुदाई कश्त किसानों को, जिनके खेतों के औजार बनाना या मरम्मत करना और दूसरे काम ये करते थे।
क्या इनकी संख्या बढ़ रही थी? हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे खुदाई कश्त किसानों की जोतें बढ़ीं और खेती का विस्तार हुआ, इन सेवकों और मजदूरों की जरूरत भी बढ़ी। लेकिन साथ ही जब अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण हुआ, कर्ज बढ़ा, तो अमीर खुदाई कश्त किसानों ने गरीबों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। इससे अमीर और अमीर हुए और गरीब तबके पर दबाव बढ़ा। ये ग्रामीण समाज की तस्वीर तो काफी जटिल और असमानता से भरी हुई है। अब जरा कर्ज के रिश्तों और साहूकारों की भूमिका पर आते हैं। किसानों को कर्ज की जरूरत क्यों पड़ती थी? जरूरतें बहुत थीं। सबसे पहली जरूरत तो थी भू राजस्व चुकाने की, जो अक्सर नकद में देना पड़ता था। फिर अपने गुजारे के लिए अनाज चाहिए होता था, अगली फसल के लिए बीज चाहिए होते थे, और खेती के लिए बैल या औजार खरीदने पड़ते थे। और फिर सामाजिक जरूरतें भी थीं, शादी ब्याह, श्राद्ध या कोई और समारोह, इन सब के लिए पैसा या अनाज उधार लेना पड़ता था। ये कर्ज देता कौन था? सिर्फ बनिए? नहीं, ये एक आम धारणा है कि सिर्फ बनिया जाति के लोग ही साहूकार थे। कर्ज देने वालों में बोहरे, महाजन, साहूकार तो थे ही, लेकिन इनके अलावा गांव के अमीर किसान, जमींदार, अनाज के व्यापारी, यहाँ तक कि ब्राह्मण, सन्यासी, चौधरी, कानूनों को भी कर्ज देते थे। और राज्य? क्या राज्य भी कर्ज देता था? हाँ, राज्य भी किसानों को कर्ज देता था, जिसे तकावी कहते थे। ये खासकर मुश्किल समय में, जैसे अकाल के बाद, या खेती को बढ़ाने के लिए दिया जाता था। तकावी पर ब्याज लगता था? इस पर बहस है। कुछ कहते हैं ये ब्याज मुक्त होता था, कुछ कहते हैं कि कम ब्याज लिया जाता था। लेकिन ये साहूकारों के कर्ज जितना व्यापक नहीं था। साहूकारों की ब्याज दरें कितनी होती थीं? ये तो बहुत बदनाम है। दरें अलग अलग इलाकों में अलग अलग थी। पूर्वी राजस्थान में 9% से 25% सालाना तक का जिक्र है, मारवाड़ में 10%, महाराष्ट्र में तो 17.5% से 36% तक। ये इस पर भी निर्भर करता था कि कर्ज लेने वाला क्या गारंटी दे रहा है। बाप रे, 36%! ये तो कमर तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल। और अगर कर्ज बहुत पुराना हो जाए, 10 साल से ज्यादा, तो शायद राज्य भी मदद नहीं करता था। हालांकि राज्य कई बार साहूकारों, बोहरों पर कुछ नियंत्रण रखने की कोशिश करता था। क्यों? राज्य को क्या पड़ी थी? राज्य नहीं चाहता था कि किसान साहूकारों के जुल्म से इतने तंग आ जाएं कि वो खेती करना छोड़ दें या गांव छोड़कर भाग जाएं। इससे राज्य का राजस्व का नुकसान होता था। इसलिए वो कभी-कभी नियम बनाते थे, जैसे फसल तैयार होने तक तंग नहीं करना, कर्ज चुकाने का शेड्यूल बनाना, ब्याज की ऊपरी सीमा तय करना या मुश्किल हालात में मोहलत देना। पर क्या ये नियम लागू होते थे? अक्सर ये उतने प्रभावी नहीं होते थे। साहूकार फिर भी ताकतवर थे। राज्य को भी उनकी जरूरत थी, क्योंकि वो कर्ज देकर खेती को चालू रखते थे और इससे राज्य को राजस्व मिलता रहता था। कभी-कभी तो राज्य को साहूकारों से मदद लेनी पड़ती थी कर्ज वसूलने में। तो साहूकार एक जरूरी बुराई थे। आप कह सकते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नकदी अर्थव्यवस्था के बढ़ने से साहूकारी बढ़ी, पर इसने कोई उत्पादक पूंजी नहीं बनाई, ये सिर्फ परजीवी विकास था। लेकिन कुछ साक्ष्य ये भी दिखाते हैं कि साहूकार उपयोगी सेवा भी दे रहे थे, खेती को बनाए रखने में, रबी की फसल लगवाने में। राज्य भी उनकी भूमिका को पहचानता था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ व्यापक ऋणग्रस्तता। किसान कर्ज के जाल में फंसते गए। इससे गांव में असमानता और बढ़ी। साहूकारों और अमीर किसान गरीबों की जमीनें हड़पते गए। भूमि कुछ ही हाथों में केंद्रित होती गई। किसान अपनी जमीन खोकर मजदूर बनने पर मजबूर हुए। ये कहानी तो आज भी बहुत जानी पहचानी लगती है। हाँ, ये प्रक्रिया उस समय तेज हो गई थी। निर्वाह की खेती से मुनाफे के लिए खेती की तरफ बदलाव और बाजार की ताकतों ने इसे और हवा दी। अब जरा गांव और ग्राम समुदाय की अवधारणा पर बात करते हैं। गांव क्या था असल में? देखिए, प्रशासनिक नजरिए से गांव राजस्व की सबसे छोटी इकाई था। सामाजिक नजरिए से ये लोगों के रहने की जगह थी, जहां वो एक दूसरे से जुड़े थे। गांव का प्रतिनिधित्व अक्सर मुकद्दम करता था। अगर कोई अर्जी देनी होती थी तो वो सामूहिक रूप से मुकदमे दी जाती थी। लेकिन ये जो एक तस्वीर बनाई जाती है ग्राम समुदाय की, जो आत्मनिर्भर थे, छोटे गणराज्यों की तरह, मेटकाफ ने कहा था ना, लिटिल रिपब्लिक्स। हाँ, ये विचार खासकर ब्रिटिश प्रशासकों और कुछ शुरुआती इतिहासकारों ने दिया। जेम्स मिल, हेनरी मेन, बार्डन पॉवेल, इन सब ने गांव को एक बंद, आत्मनिर्भर, सामूहिक इकाई के रूप में देखा, जहां पंचायतें होती थीं, मुखिया होता था। तो क्या ये सही तस्वीर थी? इस पर काफी बहस हुई है और अब ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये तस्वीर काफी हद तक काल्पनिक या सरलीकृत, ओवर सिंप्लीफाइड है। क्यों? क्या कमियां थी इस अवधारणा में? पहली बात, गांव अलग थलग नहीं थे। उनका राज्य से, पास के कस्बों और बाजारों से लगातार संपर्क था। वे राज्य को भू राजस्व देते थे। दूसरी बात,
गांव अंदर से सजातीय या अविभेदित नहीं थे। जैसा हमने अभी विस्तार से देखा, गांव के अंदर जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक स्तरीकरण था। भूमिहीन मजदूर थे, छोटे बड़े किसान थे, जमींदार थे, अलग अलग जातियां थीं। तो वो सामूहिक कैसे हुए? यही सवाल है। उत्पादन की इकाई व्यक्तिगत किसान परिवार था, न कि पूरा गांव। राजस्व का रिकॉर्ड भी व्यक्तिगत काश्तकारों के हिसाब से रखा जाता था। और ये लोकतांत्रिक भी नहीं थे। ऊंची जातियों और अमीर किसानों का दबदबा था। तो मुगल युग का गांव कैसा था असल में? वो एक गतिशील इकाई थी। अर्थव्यवस्था का विविधीकरण हो रहा था। सिर्फ खेती नहीं, बल्कि खास तरह की चीजों का उत्पादन, स्पेशलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन भी हो रहा था। गांव बाजारों से जुड़ रहे थे। वस्तु उत्पादन बढ़ने से स्तरीकरण और तेज हो रहा था। कस्बे यानी छोटे शहर विकसित हो रहे थे। ये कोई बंद या स्थिर इकाई नहीं थी। ठीक है, अब आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। किसान प्रतिरोध, पेजेंट रेजिस्टेंस, 1791। जब व्यवस्था इतनी शोषक थी तो क्या किसान चुपचाप सब सहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुगल भारत में शोषण व्यवस्था का हिस्सा था, और जब किसान भू राजस्व देने से इनकार करते थे तो उसे विद्रोह माना जाता था। इस पर इतिहासकारों के क्या विचार हैं? इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने किसान संकट और राज्य के बढ़ते उत्पीड़न पर जोर दिया, जिससे विद्रोह हुए। हरबंस मुखिया जैसे इतिहासकारों ने प्रतिरोध को सिर्फ खुली बगावत के रूप में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रतिरोधों और विकल्पों की तलाश के रूप में भी देखा। तो किसान सिर्फ बेबस पीड़ित नहीं थे? नहीं, उन्हें सक्रियकर्ता, एक्टिव एजेंट्स के रूप में भी देखा जा सकता है, जिनके पास अपनी स्थिति से निपटने के कुछ साधन और रणनीतियां थीं, भले ही वो सीमित हों। तो प्रतिरोध के क्या-क्या तरीके थे? सबसे पहला और आम तरीका था याचिका देना, पिटिशनिंग। अधिकारियों या बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचाना, राहत मांगना। क्या इसका असर होता था? कभी कभी होता था, लेकिन अक्सर नहीं। पर ये एक तरह से व्यवस्था में भरोसे का संकेत भी था और अपनी बात रखने का दावा भी। इसमें एक अंतर्निहित धमकी भी थी कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो कुछ और करेंगे। और अगर सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम होता था राजस्व देने से इनकार करना, नॉन पेमेंट रिफ्यूजल। इसे सूरतलाबी या बदामल कहा जाता था। ये खुली अवज्ञा थी। ये कैसे किया जाता था? इसके कई रूप थे। जानबूझकर देरी करना, चोरी करना, कम उपज बताना। राजस्थानी दस्तावेजों में कुछ शब्द मिलते हैं: उजाड़, गांव छोड़कर चले जाना, धानी, अनाज छिपाना, सीना जोरी, खुली अवज्ञा, कहावती, बहस करना, बड़जिया हड़का, धोखाधड़ी। मतलब किसान काफी होशियारी से काम लेते थे। हाँ, ये रोजमर्रा के प्रतिरोध थे। सीधे टकराव से बचने की कोशिश करते हुए अपना बोझ कम करने की तरकीबें। और सबसे बड़ा कदम था पलायन, माइग्रेशन फ्लाइट। जब शोषण बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो किसान अपना गांव छोड़कर चले जाते थे। 17वीं और 18वीं सदी के अंत में इसके काफी सबूत मिलते हैं। क्या ये हमेशा के लिए चले जाते थे? जरूरी नहीं। कई बार अधिकारी या जमींदार उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करते थे, कुछ रियायतें देते थे, क्योंकि खाली जमीन से किसी को फायदा नहीं था। राज्य को भी खेती जारी रखने में दिलचस्पी थी। उस समय जमीन काफी थी, किसान कम थे, तो किसानों का पलायन एक बड़ा हथियार बन सकता था। तो ये सूक्ष्म प्रतिरोध भी था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी राजस्थान के दस्तावेज दिखाते हैं कि किसान लगातार अपनी संपत्ति छिपाने, कम बताने, आकलन को चुनौती देने, अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश करते रहते थे। इसमें कई बार पूरा गांव, मुखिया और पटवारी भी मिले होते थे। इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, अपना बोझ कम करना, मूल्यांकन से बचना, अपना गुजारा सुरक्षित करना, और अगर हो सके तो राज्य या जमींदार की कीमत पर अपनी आय थोड़ी बढ़ाना। तो ये वर्ग संघर्ष का एक रूप था। हाँ, लेकिन ये बिखरा हुआ था। किसानों में कोई औपचारिक संगठन नहीं था। ये रोजमर्रा का देहाती संघर्ष था। ये दिखाता है कि किसान लाचार जरूर थे, पर पूरी तरह निष्क्रिय नहीं थे। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा अविश्वसनीय रूप से विस्तृत रही है। हमने सल्तनत से लेकर मुगल काल तक उत्तर भारत के कृषि संबंधों की हर परत को खोलने की कोशिश की है। हाँ, जमींदारों की बदलती भूमिका से लेकर किसानों के भीतर के जटिल स्तरीकरण तक, शक्ति के स्रोतों से लेकर कर्ज के जाल और प्रतिरोध के तरीकों तक। तो अब इस पूरी बातचीत के मुख्य निष्कर्षों, की टेकअवेज को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जरूर। पहली बात, मध्यकालीन उत्तर भारतीय कृषि समाज, चाहे वो सल्तनत काल हो या मुगल काल, अत्यधिक स्तरीकृत था। इसमें जमींदार, कई तरह के मध्यस्थ, विभिन्न किसान श्रेणियां, खुदाई कश्त, पाही, मुजारियान, बटाईदार, मजदूर, कारीगर और कमीन शामिल थे। दूसरा, शक्ति सिर्फ जमीन से नहीं आती थी,
भूमि नियंत्रण, संसाधन, हल, बैल, जाति की स्थिति और खासकर मुगल काल में बढ़ता हुआ धन और कर्ज देने की क्षमता, ये सब शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत थे। तीसरा, दिल्ली सुल्तानों ने बुनियादी ढांचा स्थापित किया, लेकिन मुगलों ने मनसबदारों, जागीरदारों और जमींदारों के साथ जटिल संबंधों के जरिए अधिशेष निकालने की व्यवस्था को और परिष्कृत किया। चौथा, जमींदारों के बारे में। चौथा, जमींदार बहुत विविध और शक्तिशाली मध्यस्थ थे। वो कभी राज्य के सहयोगी होते थे, कभी प्रतिद्वंदी। वे किसानों के शोषण में भी भूमिका निभाते थे और ग्रामीण स्थिरता या अस्थिरता में भी महत्वपूर्ण थे। पांचवा, किसानों के बारे में। पांचवा, किसान कोई एक जैसा समूह नहीं थे। उनमें अधिकारों, जमीन के मालिकाने, संसाधनों और आर्थिक स्थिति में जबरदस्त अंतर था। खुदाई कश्त और पाही कश्त का भेद बहुत महत्वपूर्ण था और भूमिहीनों की स्थिति सबसे खराब थी। छठा, कर्ज व्यवस्था। छठा, कर्ज के रिश्ते। बोहरे, महाजन, राज्य का तकावी ऋण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य थे, लेकिन इन्होंने व्यापक ऋणग्रस्तता और बढ़ते हुए आर्थिक विभेदीकरण को जन्म दिया। साहूकारों की भूमिका जटिल और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी। सातवां, ग्राम समुदाय की अवधारणा। सातवां, ग्राम समुदाय की पारंपरिक रोमांटिक तस्वीर आत्मनिर्भर गणराज्य असल में सही नहीं है। गांव राज्य और बाजार से जुड़े थे और अंदरूनी तौर पर गहरे रूप से विभाजित और स्तरीकृत थे। और आखिरी, आठवां, किसानों ने शोषण का सामना निष्क्रियता से नहीं किया। उन्होंने याचिका देने, राजस्व ना देने, पलायन करने से लेकर रोजमर्रा के सूक्ष्म प्रतिरोध जैसे छिपाना, धोखा देना तक कई तरीकों से प्रतिरोध किया। बहुत बढ़िया। ये सच में एक गहरा विश्लेषण था और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। बिल्कुल। ये समझने से हमें आज के ग्रामीण भारत के कई मुद्दों जैसे भूमि संबंध, कर्ज, किसान आंदोलनों की जड़ों को समझने में मदद मिलती है। तो श्रोताओं से यही कहना है कि इस चर्चा को, इन बारीकियों को आत्मसात करने के लिए शायद दोबारा सुनने की जरूरत पड़े, पर यह निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सोचिएगा जरूर कि शक्ति, जमीन और कर्ज के ये जो पुराने समीकरण हमने देखे, वो आज भी हमारे गांवों में किस रूप में, किस हद तक मौजूद है। बिल्कुल। इतिहास हमें वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो सनलो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सवाल जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।